आइए 9th में आज पढ़ते हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। अभी तक हमने देखा कि सभी जो वस्तुएं गति करती हैं उनके पीछे से वजह क्या होती है, उनके पीछे वजह होती है बल। बल को हमने समझा था कि बल व धक्का खिंचाव है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, अब हमको समझना है कि बल किस प्रकार का हो कि किसी वस्तु में गति हो। बल दो टाइप के अभी फ़िलहाल हैं, संतुलित और असंतुलित बल। अगर संतुलित बल है और असंतुलित मतलब कि अंतर क्या है दोनों में। संतुलित का मतलब ये होता है कि मान लो दो लोग हैं, दो पहलवान मान लो हैं और दोनों लोग वो कुश्ती लड़ रहे हैं, तो अगर एक वाला बहुत ज़्यादा बलवान है, दूसरा वाला थोड़ा कम है, तो इसमें संतुलन थोड़ी ना हो रहा है, इसमें असंतुलन हो रहा है। तो यहाँ असंतुलित बल कार्य कर रहा है। लेकिन अगर दोनों बराबर एकदम लेकिन अगर बराबर कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, तब वस्तु खिसकेगी ही नहीं। मतलब मान लो कोई इधर से किसी वस्तु, जैसे इसमें है, ये मान लो है बक्सा है, अगर एक व्यक्ति इधर खड़ा हो एक इधर खड़ा हो, दोनों लोग समान रूप से बलशाली हों, तो किस तरफ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बीच में मान लो इधर से धक्का ये दे रहा है, इधर से ये धक्का दे रहा है, कहाँ जाएगा, बीच में, ऐसे बीच में रहेगा, सिकुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि ये ठोस है। ऐसे ही अपने अवस्था में एक निश्चित अवस्था में बना रहेगा। लेकिन अगर इधर छोटा बच्चा खड़ा है, इधर कोई बहुत बड़ा वाला आदमी खड़ा है, तो छोटा बच्चा अगर ढकेल रहा है तो भले ना खिसके, लेकिन अगर बड़ा आदमी ढकेल रहा है तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर तक खिसकेगा। तो यहाँ असंतुलन बल कार्य कर रहा है। अभी तक हमने समझा संतुलित और असंतुलित बल हैं, कैसे किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं लकड़ी का कोई पिंड है, ठीक, एक समतल मेज पर रखा है। जैसे उदाहरण यहाँ पे ऐसे इसको पढ़ते रहते हैं और यहाँ बगल में देखते रहें। लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे x और y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। मान लो x इधर जुड़ा है, y इधर जुड़ा है। ठीक, अगर हम x को x की तरफ खींचते हैं तो इधर आएगा, अगर हम y की तरफ खींचते हैं तो y की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह जब ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो कहाँ गति करेगा। इस तरह के बल को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। और यह गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करने पाता। लेकिन अब दूसरी स्थिति क्या है, जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंडों को खींचते हैं। पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। अभी मैंने बताया ना कि मान लो पहलवान है और ज़्यादा बलशाली है, तो ज़्यादा पटकनी कौन देगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा बलशाली होगा, वही देगा। तो इसी प्रकार से इसमें कह रहा है ज़्यादा जो बल लगाएगा उसी दिशा में वो पिंड क्या होगा, खिसकना शुरू कर देगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड की खिसकने की दिशा में कार्य करता है। दोनों जब बराबर बल नहीं है, तो ये जैसे यहाँ पे रखा है, ये x है, ये y है, ठीक, ये पिंड है, ये मेज है, इसी पे रखा है। तो अगर x इस तरफ खींचा जा रहा है तो इस तरफ चला जाएगा, और इस तरफ खींचा जा रहा है तो इस तरफ चला जाएगा, यही कह रहा है। तो दोनों तरफ से ना इसकी तरफ ना इधर गति करने पाएगा। मान लो ये जा रहा है इधर खींच लेगा, ये जा रहा है तो इधर खींच लेगा। जैसे क्या रस्सी वाला जब एक खेल होता है ना, गेम, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, तो इधर जब जोर लगाते हैं, ज़्यादा अगर बल जिस तरफ हो जाता है, झुकाव उस तरफ हो जाता है। फिर इधर मान लो कोई ज़्यादा बलशाली हो गया तो इधर लगा दिए तो इस तरफ झुकाव हो गया। तो इस प्रकार से इधर होता रहता है, कोई गति नहीं करता है। ठीक, अब अगला समझिए। अगर मान लो इधर ढेर सारे लोग, इधर ढेर सारे आदमी हो गए, इधर ढेर सारी महिलाएं हो गई, तो आदमी ऑफकोर्स ज़्यादा मजबूत होंगे और औरतें फिर भी जैसे शक्ति में कमज़ोर तो रहेंगी ही। तो सारा बल किस तरफ लगेगा, आदमियों की तरफ लगेगा। तो ये बल कहा जाएगा असंतुलित बल। अब अगला, अब एक उदाहरण और हम देखते हैं।
अगला कह रहा है कि अगर एक बक्सा है, ठीक, ये वाला नीचे वाला उदाहरण, तो कुछ बच्चे अगर खुरदुरे फर्श पर ढकेल रहे हैं तब क्या होगा, और कम बल से ढकेल रहे हैं तो बक्सा नहीं खिसकेगा, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। घर्षण बल क्या है, मतलब इसका सीधे सीधे मतलब होता है कि जैसे अगर कोई वस्तु की गति करने में जो बल कार्य करता है नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह पे, वही होता है घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा ज़ोर से धक्का दें तब भी उतना नहीं खिसकता है, लेकिन अगर हम बहुत तेज़ी से धक्का देंगे तब क्या हो जाएगा, घर्षण बल अधिक हो जाएगा और यहाँ बल में असंतुलन हो जाएगा। मतलब एक तरफ थोड़ा सा बच्चों की तरफ से जो धक्का लगेगा वो थोड़ा कम रहेगा और घर्षण बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों में असंतुलन हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, हम असंतुलित बल कहेंगे। ये यहाँ असंतुलित बल कार्य कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि मान लो हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमने अभी तक देखा संतुलित और असंतुलित बल। ठीक, ये नोट्स देख करके बना लीजिएगा। इसको रोक करके यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है। अब हमको पढ़ना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हमने देखा कि असंतुलित बल अगर कार्य कर रहा है तभी क्या होगा, कोई वस्तु गतिशील होगी, जबकि ये गलत है। अब कैसे गलत है, अगर कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण बल संतुलित होते हैं। मतलब जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी क्या होता है, वस्तु गतिमान होती है। अब हमको ये देखना है किसी उदाहरण द्वारा। मान लेते हैं कोई साइकिल है, साइकिल पे अगर हम पैडल मार रहे हैं तब तक वो चलता रहेगा। ठीक, और अगर हम उस पर पैडल मारना बंद कर दें तो वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति आएगी कि वो धीरे धीरे रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में घर्षण बल कार्य करना बंद कर देता है। इसको हम गतिशील बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, उसको हम पैडल मारते रहेंगे, जिससे आगे भी जो बाह्य बल है वो भी लगता रहे और जो आंतरिक बल मतलब घर्षण बल है वो भी कार्य करता रहे। जब दोनों एक, जैसे मान लो कि ये कार्य कर रहा है, मान लो कि ये जा रहा है, यहाँ पे घर्षण बल नीचे की तरफ लगता है ना, सतह की तरफ पृथ्वी की। मान लो साइकिल ऐसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो नीचे की तरफ जब घर्षण बल उसके ऊपर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कार्य करता है, और साथ में क्या होता है, उसका खुद का जब जो व्यक्ति बैठा रहता है वो भी बल लगाता है, तो दोनों बल जब असंतुलन की अवस्था में रहेंगे तो उसमें गति नहीं होगी। लेकिन जब तो ज़्यादा तेज़ से गति नहीं होगी, मतलब धीरे धीरे होगी। लेकिन अगर कोई बल संतुलित हो जाए तो क्या हो जाता है, उसकी वेग में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन होने लगता है। अब कह रहा है, इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अभी हमने देखा है असंतुलित बल मतलब बराबर बल ना लगे। अगर बराबर हो जाएगा तो वस्तु खिसकेगी ही नहीं, क्योंकि अगर एक अपनी तरफ उतने बल से खींच रहा है किसी चीज़ को, दूसरा भी उसी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो दो लोग ऐसे खड़े हैं, एक इधर एक इधर, कोई वस्तु रखा है बीच में, ये इधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर दोनों लोग बराबर बराबर बलशाली हैं तो क्या होगा, न इधर जाएगा न इधर जाएगा। और तब लिखा है, और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अगर हम इस बल को हटा लेंगे तब भी क्या होगा,
कुछ समय तक तो गतिमान रहेगा ही। जिससे क्या होता है, जब साइकिल चलाते हैं तो कुछ टाइम तक अगर पैडल मारना बंद कर देते हैं तब क्या होता है, तब भी वो चलता रहता है। कुछ समय बाद लगभग 1-2 मिनट बाद तो ये जा कर के रुकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंतुलित बल, संतुलित बल, ये दोनों का बहुत महत्व होता है इसमें। अब अगला है गति का प्रथम नियम। इसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य कार्य नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती रहती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगी कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। ये तो सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तरफ लगता है तभी कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है ना। अब गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा देखना है। कल गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे, गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ। इटली में इनका जन्म हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी और ये चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किए। लेकिन इनका वास्तव में रुचि किसमें था, गणित में था। और इनका प्रथम पुस्तक था वैज्ञानिक की पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला वैलेंसिटा, ये इटली भाषा में लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉट में नद समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने ढेर सारे सिद्धांत दिए। पहले इनका क्या था कि ये चिकित्सा वाले क्षेत्र में जाना चाहते थे, उसके लिए विश्वविद्यालय में नामांकन किया। लेकिन बाद में इनका पूरी तरह से रुचि क्या किसमें था, गणित में था। तो बाद में इनका मन उसमें नहीं रमा, तो धीरे धीरे ये इनका फिजिक्स की तरफ झुकाव होता चला गया। तो इन्होंने बहुत सारे, जैसे फिर लोलक घड़ी की संरचना, खगोलीय आविष्कार, इस सब से संबंधित चीज़ों में रुचि लेना आरंभ कर दिया। तो इन्होंने बाद में देखा सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। ठीक, सूर्य पे जो धब्बे होते हैं उसके बारे में, मतलब ढेर सारे ग्रह हैं, सूर्य, पृथ्वी, इस सब के बारे में ये जानकारी प्राप्त करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तो धीरे धीरे इनको फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स और ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पृथ्वी इत्यादि क्या है, भूगोल से संबंधित चीज़ है, तो ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन रखती हैं। तो बाद में गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, इन सब ने बल के बारे में और गति के बारे में, इस सब के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किया। अब न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया, उसको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, फिर उससे संबंधित जो शब्द होंगे उसको देखेंगे, फिर ये टॉपिक भी एंड होगा। अभी आज के लिए इतना रखते हैं, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम गति का प्रथम नियम, फिर समझेंगे भी उसको और साथ में नोट्स बनाते चलिए। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।